बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम जीआईटी मैथ को तो हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं। हम एक्सेसरी जो थे ग्लैंड्स उनकी हम बात कर रहे थे, और जो आपके जो है ये इसमें हमने अभी लिवर को पढ़ लिया था, और अब जो हमने पढ़ना है वो क्या है, दैट इज़ गॉल ब्लैडर। उसके बाद हम पैंक्रियास को भी पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर जो है पहले इसकी बात कर लेते हैं। गॉल ब्लैडर जो है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक को जानते हैं, ये देखिए ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रीन सा आपको नज़र आ रहा है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ होता है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। लिवर की इन्फीरियर सरफेस पे होता है, यानी उसके नीचे होता है। और इसकी देखें आप, ये जो लेंथ यहाँ से देख रहे हैं, ये कितनी है, ये कितनी होता है, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ये जो इसकी विड्थ है ना, ये चीज़, ये ठीक है, ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर्स वाइड है। गॉल ब्लैडर जो है ये कनेक्टेड किसके साथ है, बाइल डक्ट के साथ। तो कॉमन बाइल डक्ट, ये देखें होता क्या है, यहाँ से आप इसको देखते जाएं। ये देखें, ये आपकी है ना, आपकी राइट और लेफ़्ट लोब। तो एक यहाँ से ब्रांच और एक यहाँ से ब्रांच, ये राइट एंड लेफ़्ट जो है ये जाके बना क्या देती हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, ये वाली, ये कौन सी है, ये कॉमन हिपैटिक जो है ये डक्ट है, इसको बनाते हैं। और जो गॉल ब्लैडर से आती है, ये देख रहे हैं, ये ग्रीन सी, ये वाली, ये इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। अब गॉल ब्लैडर जो है ना, कनेक्ट जो हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट के साथ सिस्टिक डक्ट के ज़रिए से। और ये क्या बनाएगा, ये देख लें, ये कॉमन, ये दोनों मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट जो है ये बन जाती है। यानी कॉमन बाइल जो गॉल ब्लैडर जो है ना, कनेक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ जो है ना, किसके ज़रिए से हो रहा है, ये सिस्टिक डक्ट जो कि इसमें से निकल रही है। जो ये ऊपर जो बनती है ना, इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है, जब ये नीचे जाती है तो ये क्या होती है कि ये जो है वो सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके ये क्या बना देती है, ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट। ये देख रहे हैं आप, ये वाली, ये जो है इसको हम कहते हैं, ये बन जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये आपकी, ये देखें यहाँ पर किस में ओपन हो रही है जाके, ये डोडेनम में। और ये पैंक्रियस है, पैंक्रियस से ही जा रही है, ये देख रहे हैं, ये वाली, ये दरमियान से यूँ जा रही है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये भी एक ही ओपनिंग है इन दोनों की, इसके ज़रिए से ये दोनों क्या होती हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट भी और जो है ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट भी, ये दोनों किस में ओपन हो जाती हैं, डोडेनम के अंदर। अब जो है ये आगे थोड़ी सी बात करते हैं पैंक्रियस की। तो अब देखें कि जो है ना हमारा पैंक्रियस, ये एक्चुअली हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना हम, ये एक्सोक्राइन, ये एक्चुअली ड्यूअल ग्लैंड है। इसके दोनों फंक्शंस हैं, यानी एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, दोनों काम कर सकता है ये। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो हम इसके एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करेंगे। देखिए दोनों में फ़र्क है। एक्सोक्राइन जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें डक्ट्स होती हैं। जो एंडोक्राइन है उनमें डक्ट्स नहीं होती। तो एंडोक्राइन जो होंगे वो डायरेक्ट अपनी जो होती है ना सिक्रीशंस, यानी हार्मोन्स बनाते हैं, वो उनको पोर किस में कर देते हैं, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन जो होते हैं इनकी, एक्सोक्राइन जो होते हैं इनकी क्या होती हैं, इनकी डक्ट्स होती हैं। और आपने कई पढ़े हुए हैं एक्सोक्राइन की एग्जांपल्स भी थोड़ी पता होनी चाहिए, तो फिर हम आगे जाके डिटेल में भी जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, जैसे आपने पीछे कहा पढ़ा था 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो वो एक्सोक्राइन है। फिर स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि आपका स्वेट बनाते हैं, यानी पसीना वगैरह जो आता है। फिर सीबेशियस ग्लैंड है जो सीबम सिक्रीट करते हैं, जो ऑयल सा नहीं होता जो हमारी स्किन के ऊपर, वो। इसके बाद मेमरी ग्लैंड्स हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब ज़रा हम आ जाते हैं इसकी सिक्रीशन पे। जो पैंक्रियास की सिक्रीशन है इसको क्या कहते हैं हम, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास की सिक्रीशन जो है इसे क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज पैंक्रियाटिक जूस। अब इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, और 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक इसका एक्वस कंपोनेंट है और दूसरा कौन सा है, एंजाइमेटिक कंपोनेंट। तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कौन सा हुआ, एक है इसका एक्वस और दूसरा कौन सा है, एंजाइमेटिक। एक एक करके इनकी अब हम डिटेल के ऊपर जाएंगे कि एक्वस जो है वो कौन सा है और एंजाइमेटिक कौन सा है।
तो देखें कि जो है ना इसमें एक्वस कंपोनेंट और एंजाइमेटिक कंपोनेंट, तो जो एक्वस कंपोनेंट है उसमें बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। वाटर है उसमें मेनली बेसिकली एक्वस इसीलिए कहते हैं उसको, और उसके अलावा उसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं। अब बाइकार्बोनेट्स करेंगे क्या? ये जो एसिडिक कायम है ना, जो कि आ रहा है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से आ रहा है ना, तो स्टमक में पीएच लो थी ना, 1 2 3 होती है और क्लोज टू 2 रहती है। तो वहाँ से जब वो एसिडिक कायम आता है तो उसकी तो वो एसिडिक है, तो बाइकार्बोनेट क्या करते हैं उसको, वो क्या कर देते हैं उसको, वो जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो पहला काम ये हो गया कि बाइकार्बोनेट्स, ये कौन सा वाला आपका है, ये आपका एक्वस कंपोनेंट है। तो ये क्या करते हैं कि एसिडिक काइम जो है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट आ गया वो कौन सा है, एंजाइमेटिक कंपोनेंट है। अब इसका क्या काम है, जो एंजाइमेटिक कंपोनेंट होता है ना इसका, पैंक्रियाटिक जूस का, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ये जितनी भी मेजर क्लासेस हैं ना फूड की, इन सब की डाइजेशन के काम आता है। तो मेजर जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, देखिए हम सारे फिर क्योंकि सारे ही आएंगे तो फिर इसमें प्रोटियोलिटिक भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे। तो सबसे पहले देखें कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोटियोलिटिक कौन से होते हैं, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये सिक्रीट जो है ना, ये किस में फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसे हम याद है हमने कहा था एंजाइम प्रिकर्सर्स की बात की थी। तो ये क्या होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। और एक्टिवेट कैसे होते हैं, एक्टिवेट करने का तरीका याद रखें। देखो क्योंकि वो क्या है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ना, तो इनएक्टिव होते कैसे हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो ये प्रिकर्सर प्रोटीन्स होती हैं ना, जो ज़ाहिर है साइज़ में ये बड़ी होती हैं, इनके ऊपर क्या होता है एक्चुअली कि पेप्टाइड्स लगे होते हैं कुछ। तो जब ये एक्टिवेट होंगी ना, तो वो जो पेप्टाइड होते हैं ना, वो इससे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट होती हैं। अब यहाँ सवाल एक और पैदा होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों बनते हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न ये है कि अगर यही जो है हमारे जो हैं ये फॉर्म में होते, यानी कि एंजाइम्स जितने हैं ये सारे के सारे ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रोटियोलिटिक है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो टिश्यू जो इनको बना रहे थे ये क्या करते कि उनको भी डाइजेस्ट कर देते। तो वो आपका फिर आगे काम कैसे चलता। तो इसलिए क्या है कि ये क्या होते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज़ होते हैं। अब इसमें जो है हम बात करेंगे कि इनएक्टिव फॉर्म्स कौन सी हैं और एक्टिव फॉर्म्स कौन सी हैं। तो ये देखें कि इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजिन, एक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन। अब सवाल ये है कि वो जो एक्टिव जो है वो फॉर्म में ये कैसे जाएगा। तो ट्रिप्सिनोजिन जो है ना, वो एक्टिवेट जो है ना, वो कौन होता है कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और उसे क्या कहते हैं, एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज क्या करता है कि एंट्रोकाइनेज इसके ऊपर ट्रिप्सिनोजिन पे एक्ट करता है, एंट्रोकाइनेज इसको चेंज किस में कर देता है, ट्रिप्सिन में। बस यही बात इंपॉर्टेंट थी, एक बार ट्रिप्सिन बन गया ना, तो अब ये एंट्रोकाइनेज रिलीज़ हो या ना हो इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्दर जो होनी है ना एक्टिवेशन ट्रिप्सिनोजिन की, वो ये खुद कर लेता है, यानी कि ट्रिप्सिन खुद कर लेता है। और सिर्फ अपनी ही नहीं करता, ये इन तीनों की कर सकता है। यानी कि पहली बार तो उसको ज़रूरत है ना ट्रिप्सिनोजिन को होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज, और वो किस में चेंज हुआ, ट्रिप्सिन। अब एक बार ट्रिप्सिन बन गया ना, अब ये क्या करता है, खुद एक्टिवेट किसको कर सकता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन को भी और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को भी। तो ये दोनों ही जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजिन किस में चेंज हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिव फॉर्म है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो क्या है, वो इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो ट्रिप्सिन इनको क्या कर सकता है कि इनको भी एक्टिवेट कर सकता है। अब जो है ये तो हो गए हमारे प्रोटियोलिटिक, ठीक है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग थे। तो मैंने कहा था कि सारी ही मेजर क्लासेस हैं उनको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं एंजाइम्स। तो इसका मतलब है इसके अलावा भी है। तो इसमें आपका सबसे पहले क्या आ गया, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है ना, ये क्या करता है, ये कंटिन्यू करता है। देखिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो मीन्स के असल में जो शुरू हो गई थी ना, वहाँ पॉलीसेकेराइड डाइजेशन कहाँ शुरू हुई थी, ओरल कैविटी में। ये भी वही काम करेगा, यानी ये उसी एक्शन को, जो पॉलीसेकेराइड जो है उनके जो पहले उन पे एक्ट हो रहा था ना, ओरल जो आपका कैविटी थी उसमें,
जो है वो सलाइवरी एमाइलेज कराता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी वही काम करता है। यानी ये क्या करेगा कि ये जो है पॉलीसेक्राइडाइजेशन को कंटिन्यू रखेगा। और ये जो है वो आपको याद है ना कि इनिशिएट कहाँ हुआ था, शुरू कहाँ हुआ था, ये ओरल कैविटी के अंदर शुरू हुआ था। इसके बाद जो है वो क्या है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है, लाइपेज याद है हमने पीछे भी इमल्सिफिकेशन के रेफरेंस से बात की है। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा कि ये लिपिड्स को जो है वो क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन करता है। और अब जब ये एमाइलेज काम करता है ना उसको पॉलीसेक्राइडाइजेशन में, तो ये क्या करेगा कि लिपिड्स को किस में ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड्स में। उससे क्या क्या बना सकता है ये फैटी एसिड्स, ये देखें। इसके बाद यानी फ्री फैटी एसिड्स बन जाएंगे। इसके बाद ग्लिसराइड्स बन सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बन सकता है। तो ये इनमें क्या करता है कि इनमें इसको डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि उसको जो है वो लाइपेज जो है वो लिपिड्स को किस में चेंज कर देगा, फ्री फैटी एसिड्स में, ग्लिसराइड्स में और फिर कोलेस्ट्रॉल के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस में आपके दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियेसिस हैं, एक आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज और दूसरा राइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज किसको तोड़ेगा, वो करेगा डीएनए। और जो राइबोन्यूक्लियेज है वो किसको तोड़ेगा, वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप आरएनए भी कहते हैं। तो उसको जो है उसके कंपोनेंट्स में आपको पता है ना, जो डीएनए है, आरएनए, इनके कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के साथ। यानी डीएनए जो है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा, आरएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। और इस तरह से क्या होता है कि वो अपने अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो ये तो हो गया ना इसका कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर एक और सवाल है, और वो क्या है कि ये जो हमने बात कर ली है ना कि इसमें अब है कि आपका जो होती है ना सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस जो है वो किसके साथ जो है वो रिलेटेड है ये सिक्रेटिन हार्मोन के साथ है। सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा और उससे क्या होगा कि ये आपका जो है पैंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज़ हो जाता है। पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन जो होती है ना, वो दो हार्मोन्स हैं जो इसमें काम आएंगे। वो दो हार्मोन्स कौन से हैं, वो दो हार्मोन जो हैं वो आपके हैं सिक्रेटिन, और दूसरा कौन है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये दो हैं। अब ये प्रोड्यूस होते कैसे हैं कि ये प्रोड्यूस इनको कौन करता है, डोडिनम। डोडिनम की वॉल जो है वो इसको प्रोड्यूस करती है। और अब वो करेगी कैसे, देखिए करेगी ऐसे कि आपका जो है ना वो आपका डिटेक्शन वो करती है एसिडिक फूड की। जब तो आपका क्या आएगा कि एसिडिक जो है आपका फूड अगर आया है ना आपका एसिडिक है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो है ना प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स वगैरह हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है ना वो आपकी रिलीज़ होगी। अब ये इसमें होता क्या है, हम इसकी ज़रा डिटेल पे चले जाएं। जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है ना वो उसके अंदर आपके पास जो है वो आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं। वो क्या होगा कि जिस वक्त आपका जो है ना पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो होती है ना, तो उसमें एक एक्वस बाइकार्बोनेट कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसमें, एक्वस बाइकार्बोनेट कंपोनेंट ये होगा। अब ये जो एक्वस बाइकार्बोनेट कंपोनेंट जो होता है ना, ये कहाँ से आता है, ये आएगा आपका जो है वो डक्ट सेल्स बनाते हैं। और एंजाइमेटिक कंपोनेंट जो है ना वो कहाँ से आता है, वो आपका आता है ये एसिनार सेल्स। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो सेल्स हैं। एक हमारे पास है डक्ट सेल्स। डक्ट सेल्स का काम क्या है, ये एक्वस बाइकार्बोनेट कंपोनेंट बनाएंगे। और जो है एसिनार सेल्स, ये इसको अच्छी तरह याद रखें बात को, ये क्या बनाएंगे, एंजाइमेटिक कंपोनेंट बना देते हैं। अब ये दोनों की थोड़ी डिटेल पे जाना पड़ेगा। होता क्या है, देखें ये जो है ना आपका बिल्कुल समझ लें कि जो आपका जो होता है ना ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो होती है, ये बिल्कुल ऐसे एल्कलाइन सिक्रीशन जो है, ये क्लियर एल्कलाइन सिक्रीशन जो है ना, ये इस तरह की होती है देखने में, पैंक्रियास की जो होती है। इसमें क्या होगा, एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं कि सिक्रीट जो ये इसका काम क्या है कि जो डाइजेशन प्रोटीन्स की है, कार्बोहाइड्रेट्स की है, फैट्स की है, उसको जो है ना वो क्या करते हैं कि ये कैरी आउट करेंगे। और ये स्टिमुलेट जो है डक्ट सेल्स, इनको कौन करेगा, सिक्रेटिन इसको जो है वो क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है। अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि वो आपके पास एंजाइमेटिक कंपोनेंट है। एंजाइमेटिक कंपोनेंट जो है ना, अब वो क्या होगा
कि वो आपका जो है ना वो कहाँ से आएगा, वो एसिनार सेल्स रिलीज़ करते हैं। अब होता क्या है, देखें डक्ट सेल्स का काम क्या है। पहली बात, डक्ट सेल्स का ये काम होता है कि वो क्या करते हैं कि सिक्रीट करते हैं ये वाटर और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, क्या काम है इनका। एसिनार सेल्स जो हैं उनकी क्योंकि हम बात करने लगे हैं ना, उन्होंने क्या बनाया, एंजाइमेटिक कंपोनेंट। और जो है आपके डक्ट सेल्स, उन्होंने क्या बनाया, वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। अब जो ही डक्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं ना वाटर एंड बाइकार्बोनेट को, तो जो आपको पता है ना वाटर फ्लशिंग इफेक्ट भी रखता है। तो जो एंजाइम्स बने होते हैं ना एसिनाइड सेल्स में, वो क्या होते हैं, वो फ्लश आउट हो जाते हैं पैंक्रियास से। यानी कि जो एंजाइम कंपोनेंट है ना उसको एक्चुअली एक्वस कंपोनेंट ही इसको रिलीज़ करता है। यानी कि जिस वक्त डक्ट सेल्स जो हैं वो वाटर और बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं ना, तो उसके साथ ही ये जो एसिनाइड सेल्स ने बनाया हुआ है ना एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स, ये भी क्या होते हैं, ये फ्लश आउट हो जाते हैं पैंक्रियास में से। और इस तरह से क्या होता है कि वो किस में रिलीज़ हो जाएंगे, वो जाके डुओडेनम में जाके रिलीज़ हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।